वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ टेस्टमेट पे। लेके आया हूँ आप लोग के लिए नेक्स्ट एमसीक्यू का सेशन। पिछले हम अपने वीडियो में देखे थे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो सर्जरी से रिलेटेड कुछ कमेंट किए थे कि सर्जरी के टॉपिक पे कुछ सर बताइए, सर्जरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक रखिए। बट आप लोग को सिलेबस जो है हमारी धीरे धीरे क्या करेंगे, बीच बीच में अपने सेशन में जो सिलेबस है हम लोग का, ओटी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, बीटीएससी जो सिलेबस को फॉलो कर रहा है, ये एक्चुअली हमारा डिप्लोमा का जो कोर्स है यहाँ के वही सिलेबस है, सेम सिलेबस को बीटीएससी फॉलो कर रहा है। तो जैसे कि हम अपना सर्जरी का सिलेबस देखें तो सर्जरी के सिलेबस में जो टॉपिक है जैसे कि वेरियस इंसिजन्स एंड ऑपरेशंस फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज एंड स्पाइन रीजन। तो इसमें आप लोग माइंड में ये बैठा लीजिए कि जितने भी सर्जरी होते हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के सर्जरी होते हैं, उस सारे सर्जरी से रिलेटेड जो इंसिजन होता है यानी कि सर्जिकल इंसिजन, वो आप सारे सर्जिकल इंसिजन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जितने भी सर्जरी होते हैं इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजिकल सर्जरी और स्पाइन सर्जरी, और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के सर्जरी होता है जैसे कि आर्थो से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, यूरोलॉजी से रिलेटेड, पेडियाट्रिक सर्जरी हो गया, उसके बाद ईएनटी सर्जरी, आई सर्जरी। तो ओवरऑल जितने भी सर्जरी हम लोग करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी किस पोजीशन में करते हैं, तो सर्जिकल पोजीशन भी आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद अलग अलग सर्जरी में जो है किस तरह का इक्विपमेंट यूज होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। हम लोग को सर्जरी के टॉपिक्स में, सर्जरी के सिलेबस में सबसे जो मेन होता है, इम्पोर्टेंट होती है, वो इंस्ट्रूमेंट होती है। तो आप लोग अलग अलग सेट, अलग अलग सर्जिकल अलग अलग सर्जरी के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट का सेट तो जरूर पढ़ लीजिएगा, सारे इंस्ट्रूमेंट का, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या हो सकता है उस सर्जरी में, और उसके अलावा उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्जरी की बात जब आती है तो स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टरलाइजेशन बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए आप लोग सर्जरी के टॉपिक में जैसे स्टरलाइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग सर्जरी में जो यूज होती है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे जनरल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो जनरल इंस्ट्रूमेंट ओवरऑल ऑल सर्जरी में यूज किया जाता है। तो जनरल सेट, जो जनरल सर्जरी का जो जनरल इंस्ट्रूमेंट का सेट है उसे आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले जनरल सर्जरी का के इंस्ट्रूमेंट पे अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल सर्जरी के सेट को ओवरऑल ऑल सर्जरी में यूज किया जाता है, किसी भी सर्जरी में वो यूज हो सकता है। उसके बाद फिर स्पेशलाइज्ड सर्जरी जो है वो उस तरह के सर्जरी में कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद उस सर्जरी में किस तरह का इंसीजन दिया जाता है, तो इंसीजन पे फोकस कीजिएगा। अभी इसमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज दिया हुआ है, और स्पाइन रीजन मतलब स्पाइन की सर्जरी, तो उससे रिलेटेड जो भी इंसीजन है उसको देख लीजिएगा। फिर ईएनटी सर्जरी है, तो ईएनटी सर्जरी में सबसे पहले तो कौन कौन सर्जरी किया जाता है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा उसमें किस तरह का इंसीजन और किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, ईएनटी सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है थायराइड एंड रिलेटेड सर्जरी ऑफ द नेक, यानी कि थायराइड का सर्जरी नेक रीजन में जो हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एनाटोमी भी ब्रीफ देख लीजिएगा। सर्जरी में एनाटोमी भी, एनाटोमिकल रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग एनाटोमिकल रीजन पे भी देख लीजिएगा। उसके बाद है वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन ऑफ द थोरेक्स, तो फिर से इंसिजन की बात आ गई, तो थोरेक्स रीजन में कौन कौन सा इंसिजन दे सकते हैं वो एक बार देख लीजिएगा। फिर है जीआईटी सर्जरी बोथ इमरजेंसी एंड इलेक्टिव, तो जीआईटी सर्जरी हमारा जो जीआईटी ट्रैक या एब्डोमिनल जितने भी सर्जरी किया जाता है
वो जीआईटी सर्जरी में आता है। और उसमें बोथ इमरजेंसी एंड इलेक्टिव, तो सर्जरी जो होती है जनरली 3 तरह के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी इन द सेंस कि सेम डे में सर्जरी किए और सेम डे में पेशेंट को हम हॉस्पिटल से छुट्टी दिए, यानी कि डिस्चार्ज कर दिए, तो वो उस तरह के सर्जरी को हम लोग डे केयर सर्जरी बोलते हैं। उसके बाद हुआ इलेक्टिव सर्जरी, यानी कि इलेक्टिव सर्जरी जो होता है विथ प्लानिंग, प्लान के साथ होता है। जैसे कि पेशेंट आया, पेशेंट का हम जो है एग्जामिन किए सारा कुछ, उसके बाद जो भी रिलेटेड ये डायग्नोज हुआ, सर्जिकल डायग्नोसिस उसका हुआ, उसके अकॉर्डिंगली फिर सारा इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि पेशेंट को एडमिट करके ही सारा प्रोसीजर करें, ठीक है। तो सारा प्लानिंग के साथ जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुआ वो करवा लिए। उसके बाद फिर सर्जरी से एक दिन पहले जो है पीएससी करवाई जाती है पेशेंट का, यानी कि प्री एनेस्थेटिक चेकअप करवाई जाती है कि जो सर्जरी हम करने वाले हैं उस सर्जरी के अकॉर्डिंगली किस एनेस्थेसिया को यूज किया जा सकता है, उनके बॉडी पे कौन सा एनेस्थेसिया जो है एडजस्ट करेगा। तो विथ प्लानिंग, दैट मीन्स इलेक्टिव सर्जरी, या इसे रूटीन सर्जरी भी हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा जो ये इमरजेंसी सर्जरी है, तो इमरजेंसी सर्जरी का मतलब हुआ कि वो इमीडिएट सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर सर्जरी नहीं करेंगे इमीडिएट तो भी पेशेंट की जान नहीं बच सकती है। तो हम लोग इस केस में, इमरजेंसी के केस में, जैसे ही पेशेंट आया और जितने जांच इन्वेस्टिगेशन संभव है, पॉसिबल है, उतने जांच करवाते हैं। जो एकदम इम्पोर्टेंट करवानी है जांच होती है वो करवा के, और फिर ये इमरजेंसी कंडीशन में इमीडिएट सर्जरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी सर्जरी, ठीक है। इसके अलावा है हिपैटोबिलियरी सर्जरी। हिपैटोबिलियरी सर्जरी का मतलब हुआ कि लीवर और लीवर से जुड़ी हुई जितने भी बाइल डक्ट होते हैं, जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद सिस्टिक डक्ट, उसके बाद इससे रिलेटेड फिर स्प्लीन भी आ जाता है। तो हिपैटोबिलियरी सर्जरी में जैसे कि अगर लीवर का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, या सीवीडी में अगर स्टोन है, सीवीडी का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, सीवीडी इन द सेंस कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद अगर गॉल ब्लैडर में कोई पैथोलॉजिकल ऐसा फाइंडिंग है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसे हम बाइल स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई। उसके बाद जितने भी उसका डक्ट है, लिवर और गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई जितने भी डक्ट होते हैं वो हिपैटोबिलियरी सर्जरी में आती है। उसके बाद हो गया यूरोजेनाइटल सर्जरी इंक्लूडिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। तो इसमें 3 केस आ गया, जनरली 2 आया, यूरोलॉजिकल सर्जरी और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। गायनेकोलॉजिकल में 2 पार्ट आता है, एक ऑब्स का, दूसरा गायनी का। तो इससे रिलेटेड जितने सर्जरी है और इससे रिलेटेड जो जो सर्जरी में, अलग अलग सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इसमें जो जो पोजीशन होती है उस सब पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लिम्ब सर्जरी। लिम्ब सर्जरी मतलब अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो, तो ये इस तरह के सर्जरी को लिम्ब सर्जरी बोलते हैं। फिर इस लिम्ब सर्जरी में, अलग अलग सर्जरी में किस तरह का, इंक्लूडिंग आप लोग एनेस्थेसिया पे भी साथ में ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग सर्जरी में किस तरह का टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया यूज किया जाता है। तो एनेस्थेसिया पे भी थोड़ा फोकस करते हुए इस से रिलेटेड जो भी सर्जरी है, तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट पे स्पेशली फोकस कीजिएगा। पोजीशन पे स्पेशली फोकस कीजिएगा कि किस तरह के पोजीशन में सर्जरी करना बेटर रहता है, जिससे कि उसके बॉडी पे कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके अलावा है पेडियाट्रिक एंड प्लास्टिक कम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो पेडियाट्रिक सर्जरी में जो बच्चों में जो किया जाता है, जितने भी सर्जरी होता है वो पेडियाट्रिक सर्जरी में हो गया। प्लास्टिक सर्जरी जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनरली बर्न उनका केस होता है उस सब में करते हैं। या जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, अगर कहीं का अगर स्ट्रक्चर या स्किन उसका जो है एनाटॉमिकल अच्छे से नहीं है, या फिर ये कॉस्मेटिक वैल्यू के लिए ये सब सर्जरी किया जाता है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कि उसका जो सरफेस है, स्किन का जो सरफेस है वो प्रॉपर दिखे।
उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी इंक्लूडिंग कास्ट एंड स्लैब। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हम लोग का जितना भी अर्थो से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड सर्जरी हो गया, वो सर्जरी, ये अर्थो सर्जरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अर्थो डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये जो होती है हाईली स्टेराइल कंडीशन में हम लोग करते हैं। इस तरह के सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जनरली डबल स्टेरलाइजेशन करके सर्जरी करना पड़ता है। उसके बाद इससे इंक्लूडिंग जैसे हम लोग कास्ट और स्लैब लगाते हैं। तो कास्ट जिसे हम पक्का प्लास्टर बोलते हैं इन जनरल टर्म, स्लैब जो कच्चा प्लास्टर यूज करते हैं। तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हम लोग के लिए जो प्लास्टर होती है, जो प्लास्टर अप्लाई करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए आप लोग इस सर्जरी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होती है उसको देख लीजिएगा, इसका जो किस किस पोजीशन में सर्जरी करते हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा कास्ट और स्लैब के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग स्पेशली ऑफ स्काल्प, नोज, लिप्स, नेक, थोरेक्स, स्क्रोटम, पेनिस, फिंगर, टच। यानी कि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव के जो सर्जरी के बाद जो ड्रेसिंग होती है और उसके बाद बैंडेजिंग, बहुत जगह ड्रेसिंग के बाद बैंडेजिंग अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होती है उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग होती है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस पार्ट में किस तरह का बैंडेजिंग हो, कौन सा टेक्निक बैंडेजिंग का कौन सा टेक्निक अप्लाई करे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल जो है ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिए, डिस्कशन कर लिए। पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उतनी तो टाइम अभी नहीं है, फिर भी इसमें अगर जो आप लोग को अच्छे से नहीं समझ आए, अगर पार्टिकुलर कोई टॉपिक अगर ऐसा है आप लोग बोलिएगा तो उस पार्टिकुलर टॉपिक पे हम फिर डिस्कशन कर लेंगे इन ब्रीफ। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू को सॉल्व करना धीरे धीरे इस तरह से हम और जितने भी और अलग सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू सेट पे। तो जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो के लास्ट सेशन में जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा यही क्वेश्चन था, यानी कि द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनस इज टाइपिकली, तो इसमें 3 to 21 डेज था हमारा आंसर। इससे आगे हम लोग अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। जनरली जो एमसीक्यू का जो सेट है इसमें सभी जितने भी ऑल सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेने की कोशिश की हैं। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन है, कुछ मेडिसिन से भी है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएगी उसमें सर्जरी से भी क्वेश्चन है, एनेस्थेसिया से भी क्वेश्चन है। सारे पार्ट को टच करने की कोशिश किए हैं। धीरे धीरे आप आगे की क्वेश्चन देखेंगे तो और भी आपको एनेस्थेसिया से रिलेटेड, जनरल नर्सिंग से रिलेटेड और सर्जरी से रिलेटेड हर एक जो पार्ट का क्वेश्चन है वो आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आप लोग को पता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो होती है क्या होती है नर्वस सिस्टम का। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन, न्यूरॉन, माइलिन, एक्सॉन, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें न्यूरॉन जो है यही हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होगा और माइलिन, एक्सॉन जो है यही न्यूरॉन का जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसी का पार्ट है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर की काम करती है। तो इसका आंसर जो होगा फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the neuron transmits electrical impulse away from the cell body? तो आप लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें जो न्यूरॉन का ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये जो होती है ये एक्सॉन होती है। जैसे कि ये न्यूरॉन का पार्ट है, न्यूरॉन में ही डेंड्राइट्स जो होती है जो ऊपर में आप लोग देखते हैं कि इस तरह से
इस तरह से जो सबसे ऊपर में ये रहता है डेंड्राइट्स का पार्ट्स होता है, फिर एक्सोन जो है बीच का जो पार्ट होता है वो एक्सोन, जहाँ पे माइलिन शीथ भी अलग अलग इसमें रहता है। फिर सिनेप्सिस जो होता है दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है। फिर ये जो है न्यूक्लियस जो है हमारे सेल बॉडी में, न्यूरॉन के सेल बॉडी में न्यूक्लियस रहता है। तो इसका जो आंसर था, व्हिच पार्ट ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिन शीथ हेल्प्स इन, तो हम अपने ये भी डिस्कशन किए थे पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में। माइलिन शीथ कहाँ पे हेल्प करती है? स्लोइंग डाउन नर्व इम्पल्स, उसके बाद स्पीडिंग अप नर्व कंडक्शन, प्रोड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर, जनरेटिंग एटीपी। तो इसमें हम लोग देखे थे कि माइलिन शीथ का काम क्या था? स्पीडिंग अप में हेल्प करता है, यानी कि नर्व कंडक्शन का जो स्पीडिंग अप होता है उसमें माइलिन शीथ का हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हिच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर होती है, तो कौन सी पार्ट न्यूरॉन के किस पार्ट से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है? तो इसमें टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल जो होता है यहीं से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है। जैसा डेंड्राइट्स बताए थे, ये भी सेल बॉडी हो गया, सोमा, फिर न्यूक्लियस हो गया। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से रिलीज होता है वो किस पार्ट से होता है? एक्सॉन टर्मिनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, अभी भी बताए थे कि दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसी को सिनेप्स बोलते हैं। तो ये इसका आंसर सिनेप्स हो गया। माइलिन शीथ का काम तो हो गया, वो न्यूरॉन में होती है। इसके बाद नोड ऑफ रेनवियर वो अलग ये होती है। उसके बाद एक्सॉन हेलिलॉक ये भी अलग होती है। तो इसका जो गैप है दो न्यूरॉन के बीच में, उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेरिंजियल मास्क एयरवे यानी कि एलएमए इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन, इमरजेंसी क्रेकोथायरॉयडेक्टोमी, एयरवे मैनेजमेंट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, एडमिनिस्ट्रिंग नेबुलाइज्ड मेडिकेशन। तो ये तो सबसे पहले कट जाएगा, ये आंसर आप लोग का नहीं होगा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो एलएमए को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज करना होगा तो उसमें टेक्योस्टोमी किया जाता है जनरली, लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए। दूसरा है इमरजेंसी क्रेकोथायरॉयडेक्टोमी, तो इसमें कभी कभी जो हम लोग टेक्योस्टोमी करते हैं, अगर टेक्योस्टोमी अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसी में क्रेकोथायरॉयडेक्टोमी किया जाता है। और एयरवे मैनेजमेंट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, तो जो लेरेंजियल मास्क एयरवे का यूज होता है उसका आंसर होगा एयरवे मैनेजमेंट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, यानी कि एनेस्थेसिया के दौरान जो एयरवे का मैनेजमेंट होती है उसी के लिए हम लोग एलएमए का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एयरवे मैनेजमेंट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यूरेटिक कैथेटर, यूरेटिक कैथेटर का पर्पस क्या है? टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा, टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, टू इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट इन द ब्लैडर, टू मेजर ब्लैडर प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो यूरेट्रिक कैथेटर है वो यूरेटर में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? यूरेटर में। तो टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा, तो ये यूरेथ्रा से यूरिन को ड्रेन करने के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूरेटर की बात हो रही है। दूसरा है टू ड्रेन यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। तो आप लोग को पता है कि जो हमारी किडनी होती है,
किडनी से जो ब्लैडर में यूरिन ड्रेन करता है वो किसके थ्रू करता है, यही यूरेटर के थ्रू करता है। नेक्स्ट है टू इंजेक्ट कंट्रास्ट इन द ब्लैडर, तो ब्लैडर में अगर कंट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तो इसमें यूरेटिक कैथेटर का कोई रोल नहीं है। टू मेजर ब्लैडर प्रेशर, इसमें भी यूरेटिक कैथेटर का कोई रोल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेटिक कैथेटर से यूरिन का ड्रेन करते हैं किडनी से ब्लैडर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेक्निक इज इसेंशियल, कौन सा टेक्निक इसेंशियल है ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा टेक्निक जो है इसेंशियल होती है। पहला है एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक यानी कि हम लोग प्रॉपर एंटीसेप्टिक कंडीशन में जो कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, जैसे ये वो माइनर हो या मेजर हो, तो फुल्ली अंडर एसेप्टिक कंडीशन में वो किया जाता है। दूसरा है क्लीन टेक्निक। क्लीन टेक्निक ठीक है, बट इसमें क्या होगा कि हम लोग का जो एसेप्टिक कंडीशन है, जो स्टरलाइजेशन से रिलेट होती है, वो क्लीन में नहीं आएगा। उसके बाद नो टेक्निक इज रिक्वायर्ड। तो कैथेटराइजेशन में ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्निक नहीं रिक्वायर्ड होगा। नॉन स्टेराइल हैंडिंग, ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही सबसे काट दीजिए दोनों। क्लीन टेक्निक भी नहीं होगा। एसेप्टिक टेक्निक, तो हम लोग कोई भी प्रोसीजर करते हैं अगर इनसाइड द बॉडी, तो अंडर एसेप्टिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एसेप्टिक कंडीशन टेक्निक। द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैथेटराइजेशन इज, यानी कि कैथेटराइजेशन का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। कैथेटराइजेशन का कॉम्प्लिकेशन आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन हाइपरटेंशन, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई इन्फेक्शन, उसके बाद हाइपरकैलेमिया, उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये कैथेटराइजेशन से हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरकैलेमिया तो नहीं होगा, हाइपरटेंशन भी नहीं होगा, तो ये यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन जो है यही कैथेटराइजेशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये यूटीआई ट्रैक में जो है हम लोग प्लेस करते हैं किसको, कैथेटराइजेशन को। स्पॉन्ज होल्डर इज यूज्ड फॉर, स्पॉन्ज होल्डर का यूज क्या है। स्पॉन्ज होल्डर को स्वैब होल्डिंग फोर्स से भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन, कटिंग स्विचर्स, स्पॉन्ज होल्डर से कटिंग का प्रोसीजर नहीं किया जाता है, वो उसके लिए ये सीजर का यूज किया जाता है। होल्डिंग स्पॉन्ज ड्यूरिंग सर्जरी, उसके बाद क्या है, क्लैंपिंग ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स को भी क्लैंप करने के लिए हम लोग क्या किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, आर्टरी फोर्सेप का यूज करते हैं, ठीक है। होल्डिंग नीडल, तो नीडल को होल्ड करने के लिए आप लोग को पता होगा नीडल होल्डर का यूज किया जाता है, नीडल होल्डर का यूज किया जाता है। यानी कि नीडल होल्डर, ये ज़्यादा छोटा हो गया, एक बार ज़्यादा मोटा हो गया, एक बार ज़्यादा चलिए अब इसको देखते हैं ये कैसा लिखा रहा है। चलिए ये ठीक, ये आप लोग को अच्छे से दिखेगा, यानी कि होल्डिंग नीडल मीन्स नीडल होल्डर। तो स्पॉन्ज होल्डर इज यूज्ड फॉर कटिंग स्विचर नहीं होगा। होल्डिंग स्पॉन्ज ड्यूरिंग सर्जरी, तो ये स्पॉन्ज जो होती है क्या होती है, कॉटन, जो हम लोग सर्जरी में जनरली यूज करते हैं। सर्जरी के दौरान कुछ ब्लीडिंग शॉक करने के लिए या क्लीन करने के लिए, सर्जिकल साइट को क्लीन करने के लिए हम लोग स्पॉन्ज का यूज करते हैं। और जो सर्जिकल साइट को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज होल्डर। इवन अगर ड्रेसिंग करेंगे, कहीं भी ड्रेसिंग करना है, तो वहाँ भी कॉटन विथ बीटाडिन और सेवलॉन के साथ स्पॉन्ज होल्डर से स्पॉन्जेस या कॉटन को होल्ड करके वहाँ पे क्लीन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया स्पॉन्ज, होल्डिंग स्पॉन्ज ड्यूरिंग सर्जरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which position is best for a patient with respiratory distress, यानी कि कौन सा पोजीशन बेस्ट होता है फॉर अ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में कौन सा पोजीशन जो है, कौन सा पोजीशन सुटेबल होगा। तो इसमें ऑप्शन है सुपाइन, दूसरा है प्रॉन। जैसे कि आप लोग समझते हैं सुपाइन हो गया सीधे ऐसे लेटते हैं, प्रॉन हो गया ट्रंक के बल से लेटते हैं, हाई फॉरवर्ड और ट्रेडेनबर्ग। तो ये जो होता है हाई फॉरवर्ड जो होता है, हाई फॉरवर्ड में बेड का जो हेड पार्ट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग 60 टू 90 डिग्री एंगल पे एलिवेट करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट है उसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन में कंफर्टेबल फील होता है। और टेडनबर्ग पोजीशन तो होगा नहीं, क्योंकि टेडनबर्ग पोजीशन आप लोग जानते हैं कि उसमें हेड को डाउन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाई फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which lab test assesses oxygenation in the blood। तो कौन सा लैब टेस्ट है जो ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन को एसेस करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैस यानी कि एवीजी, सीवीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि एलएफटी। तो अगर ऑक्सीजनेशन के ब्लड से ऑक्सीजन को अगर एसेस करना है यानी कि पता करना है, फाइंडिंग करना है, तो इसमें हम लोग ये आर्टेरियल ब्लड गैस यानी कि एवीजी का जांच करते हैं। एवीजी से जितने भी बॉडी में ब्लड में गैस पार्टिकल्स होती है वो आपको पता चल जाएगा, फाइंडिंग मिल जाएगा कि किस गैस की कितना फाइंडिंग है। तो ये आंसर हो जाएगा एवीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी एज। डीवीटी आप लोग याद रखिएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी का मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका कॉमन साइन क्या होती है। तो चेस्ट पेन। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि डीवीटी कहाँ होती है। तो डीवीटी जनरली लोअर लेग में, लोअर पार्ट ऑफ लेग में जनरली होता है, यानी कि लेग में जो है डीवीटी जनरली होता है। तो ये ऑप्शन है जैसे चेस्ट पेन, तो इसमें चेस्ट पेन तो होगा नहीं। स्वेलन पेनफुल लेग, यस ये हो सकता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का भी वैसा कोई रोल नहीं है। ब्रेडिकार्डिया का भी वैसा कोई रोल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेलन पेनफुल लेग्स। ठीक है, स्वेलन पेनफुल लेग डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कॉमन साइन। व्हिच इंटरवेंशन प्रिवेंट्स प्रेशर अल्सर, यानी कि पिछले सेशन में भी हम लोग देखे थे प्रेशर अल्सर क्या होता है। तो प्रेशर अल्सर जैसा कि बताए थे कि लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक अगर कोई बेड पे लेटा रहे और उसको रिपोजिशनिंग नहीं किया जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज नहीं किया जाएगा, तो उसको प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो ये कहता है व्हिच इंटरवेंशन प्रिवेंट्स, यानी कि कौन सा इंटरवेंशन प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करेगा। तो इसमें से इसका ऑप्शन देखते हैं, कीपिंग द पेशेंट इन वन पोजीशन, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि एक ही पोजीशन में पेशेंट को रखे। तो ये तो सबसे पहले आप लोग काट दीजिए। रिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिहाइड्रेटिंग द पेशेंट, तो ये भी नहीं होगा, इससे इसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अवॉइडिंग हाइजीन मेजर्स, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर्स। ठीक है,
तो इतना हम लोग देखे हैं। फिर नेक्स्ट इससे आगे का क्वेश्चन फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेके आता हूँ। तब तक आप लोग इतनी क्वेश्चन की इतनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए